नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर छात्रों को ध्यान में रखकर है। मतलब कोशिश ये है कि इन जरूरी चीजों को आसान भाषा में रोजमर्रा के उदाहरणों से समझें। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है ये गहराई से समझना कि भाई ये ईक्यू और मेंटल हेल्थ हैं क्या चीज और क्यों ये इतने जरूरी हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए और आगे की जिंदगी के लिए भी। सही कहा, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये असल जिंदगी में काम आने वाली बातें हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ईक्यू से शुरू करते हैं। इमोशनल कोशेंट। हम अक्सर आईक्यू की बात सुनते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट मतलब दिमागी तेजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, आईक्यू तो सब जानते हैं। पर इन स्रोतों में ना एक बड़ी दिलचस्प बात निकली है कि रोजमर्रा की जिंदगी में, रिश्तों में या समझ लीजिए काम की जगह पर ईक्यू कई बार आईक्यू से ज्यादा भारी पड़ता है। ये बात सोचने वाले, बिल्कुल। मतलब सोचे कोई गणित में या साइंस में बहुत तेज है ना? लेकिन अगर वो अपने दोस्त की परेशानी नहीं समझ पा रहा या अपने घर वालों की खुशी या दुख महसूस नहीं कर पा रहा, तो क्या वो पूरी तरह से बुद्धिमान है? सही सवाल है। स्रोत यही कहते हैं कि असली समझदारी सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि भावनाओं की समझ भी है, गहराई से। और ये सिर्फ पर्सनल रिश्तों की बात नहीं है। ये जानकर शायद थोड़ा अजीब लगे, पर आजकल कंपनियां भी नौकरी देते वक्त ईक्यू को बहुत तवज्जो दे रही हैं। हाँ, ये बात सामग्री में साफ बताई गई है। कभी कभी तो आईक्यू से भी ज्यादा। ये थोड़ा मतलब सोचने पर मजबूर करता है ना? हाँ, लेकिन इसका कारण है, बिल्कुल वाजिब कारण है। देखिए, काम की जगह पर सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आप कितना जानते हैं। अच्छा। ज्यादातर काम कैसे होता है? टीम में होता है ना? हाँ बिल्कुल। तो आपको अलग अलग लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ता है, कभी दबाव होता है, कभी कोई बात पसंद नहीं आती। अब ऐसी सिचुएशन में कौन टिक पाता है? कोई जो शांत रह सके। एग्जैक्टली, जो अपनी भावनाओं को काबू में रखे और दूसरों के इमोशंस को समझकर सही तरीके से रिएक्ट करे। स्रोत यही बताते हैं कि ये सारी चीजें, टीम वर्क, बातचीत का ढंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब ईक्यू का हिस्सा है। टेक्निकल स्किल आपको इंटरव्यू तक ले जा सकती है, पर टीम में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अक्सर ईक्यू ही काम आता है। इसको अगर स्टूडेंट लाइफ से जुड़ें तो एकदम साफ हो जाता है मामला। जैसे मान लीजिए परीक्षा का टाइम है। हाँ, सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला टाइम। बिल्कुल। अब एक तो खुद पर प्रेशर है अच्छा करने का, ऊपर से आप देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो भी आपकी फिक्र कर रहे हैं, उनकी भी उम्मीदें आपसे। सही। तो उनकी उस चिंता को समझना, ये जानना कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं, और साथ साथ अपने खुद के तनाव को भी संभालना, ये सब क्या है? ये इमोशनल इंटेलिजेंस ही तो है। बिल्कुल सही कहा। ये काबिलियत जो है ना, ये हमें सिर्फ दूसरों को समझने में ही नहीं, बल्कि खुद को भी शांत रखने में मदद करती है। जब हम समझ जाते हैं कि सामने वाला क्यों परेशान है, तो शायद हम उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। और जब हम अपने स्ट्रेस को पहचान कर उसे काबू करना सीख लेते हैं, तो मुश्किल वक्त में भी हम बेहतर कर पाते हैं। हाँ, और ये सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है। दोस्तों में कुछ कहासुनी हो गई या क्लास में कोई बहस हो गई, हर जगह ईक्यू काम आता है। बिल्कुल, और यहीं से ये जुड़ जाता है हमारे मानसिक स्वास्थ्य से। ये जो क्षमता है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और संभालने की, इसका सीधा असर हमारे मेंटल वेलबींग पर पड़ता है। हाँ, और इस पहलू पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना फिजिकल हेल्थ पर, खासकर छात्रों के लिए। इन स्रोतों में इस पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और यहाँ ना एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ने की जरूरत है, एक गलतफहमी। कौन सी? जिसका जिक्र सामग्री में भी है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब सिर्फ बड़ों को होता है। ओह हाँ, ये तो मैंने भी सुना है, लेकिन ये एकदम गलत है। स्रोत साफ कहते हैं कि छात्र भी इन सब से गुजरते हैं, बल्कि शायद ज्यादा। हाँ, पढ़ाई का प्रेशर, अच्छे नंबर लाने का दबाव, फिर दोस्तों के बीच में अपनी जगह बनाना, फ्यूचर की टेंशन, और आजकल एक और चीज जुड़ गई है, सोशल मीडिया। उफ, सोशल मीडिया प्रेशर तो है ही। ये सब चीजें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये असलियत है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, कि अब इस पर बात होने लगी है, जागरूकता बढ़ रही है। हाँ, ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लोग, स्कूल, सरकारें सब अब इस पर ध्यान दे रहे हैं। इन स्रोतों में जिक्र है कि सीबीएसई और आईसीएसई जैसे बोर्ड भी स्कूलों में मेंटल वेलनेस प्रोग्राम शुरू करने पर काम कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इन प्रोग्राम से छात्रों को क्या मदद मिलेगी? मतलब किस तरह की मदद? देखिए, इनका मेन मकसद है छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना,
इसमें जैसे ध्यान यानी मेडिटेशन सिखाना शामिल हो सकता है, जिससे मन शांत रहे। अच्छा। स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स बताना, जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें या जब बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो तो क्या करें। और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर काउंसलिंग की सुविधा भी। काउंसलिंग यानी किसी एक्सपर्ट से बात करना। हाँ, जहाँ छात्र बिना झिझक के अपनी परेशानी बता सकें। मतलब मकसद ये है कि छात्रों के पास अपनी भावनाओं और तनाव से निपटने के लिए सही टूल्स हों। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर आज के ज़माने में। तकनीक, खासकर मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया, छात्रों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। और सामग्री में भी ये बताया गया है कि इन पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता कभी-कभी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। हाँ, ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब दो धारी तलवार। सोशल मीडिया पर हम अक्सर क्या देखते हैं? दूसरों की जिंदगी की चमक दमक वाली तस्वीरें। हाँ, सब खुश, सब परफेक्ट। जिससे अपनी जिंदगी फीकी लगने लगती है। अनजाने में ही हम तुलना करने लगते हैं। फिर ऑनलाइन दुनिया में छोटी छोटी बातें भी कभी-कभी बहुत चुभ जाती हैं। ऐसा लगता है कि सब हमसे बेहतर है या हम में ही कोई कमी है। ये जो लगातार तुलना और जानकारी की बमबारी है ना, ये छात्रों के दिमाग पर असर डालती है और कई बार छोटी समस्याएं भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए स्रोतों में कहानी है रिया नाम की एक छात्रा की। हाँ, बताइए। रिया बहुत होशियार थी, हमेशा फर्स्ट आती थी, लेकिन ये जो हमेशा टॉप पर रहने का प्रेशर था ना, वो उस पर हावी होने लगा। उसे हर वक्त चिंता रहती थी, ठीक से सो नहीं पाती थी। ओह, ये तो बहुत कॉमन है, खासकर जो बच्चे अच्छा करते हैं पढ़ाई में। तो रिया ने क्या किया फिर? उसने हिम्मत दिखाई। अपनी एक टीचर थी जिन पर वो भरोसा करती थी, उनसे बात की, बताया कि उसे कैसा लग रहा है। ये बहुत बड़ा कदम है, बात करना। हाँ, टीचर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे समझाया कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, अपने मन का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो स्रोत बताते हैं कि रिया ने टीचर की सलाह मानी, मेडिटेशन करना शुरू किया, रोज थोड़ा टाइम अपने लिए निकाला, अपनी हॉबीज पर ध्यान दिया। अच्छा। और धीरे धीरे उसने पढ़ाई और अपनी मानसिक शांति के बीच एक बैलेंस बनाना सीख लिया। रिया की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। पहला तो यही कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बिल्कुल, बल्कि हिम्मत का काम है। किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी परेशानी कहना, ये पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है। हाँ। और दूसरा, ये कोपिंग स्ट्रेटजीज यानी मुश्किलों से निपटने के तरीके सीखना। हाँ, जैसे रिया ने मेडिटेशन शुरू किया। हाँ, चाहे वो मेडिटेशन हो या कोई शौक पालना या दोस्तों से दिल की बात कहना, ये चीजें हमें मुश्किल वक्त से निकलने में मदद करती हैं। सामग्री में एक और बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, ये समझाने के लिए कि हमारा दिमाग कैसे ओवरलोड हो जाता है। फोन के रैम वाला। हाँ, वो बड़ा सटीक उदाहरण है। जैसे आपके फोन का रैम, मतलब उसकी वर्किंग मेमोरी, अगर 95% भर जाए तो क्या होता है? हैंग हो जाता है, धीमा चलता है, एप्स काम नहीं करते ठीक से। बिल्कुल। और स्रोत कहते हैं कि हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। जब हम उस पर लगातार बोझ डालते जाते हैं, सूचनाओं का, उम्मीदों का, पढ़ाई के प्रेशर का, सोशल लाइफ का, और उसे आराम नहीं देते, तो वो भी हैंग हो सकता है। मतलब सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। हाँ, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, ध्यान नहीं लगता और हमारा काम बिगड़ने लगता है। इसीलिए नियमित रूप से दिमाग को रिचार्ज या रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। जैसे फोन को रीस्टार्ट करते हैं। हाँ, या फालतू फाइल्स डिलीट करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी ब्रेक देना होगा, उसे ताजगी देनी होगी। छात्रों को ये समझना होगा कि लगातार मशीन की तरह चलने से फायदा नहीं। ब्रेक लेना, आराम करना, खुद को रिफ्रेश करना उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना। हालात कितने गंभीर हो सकते हैं, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े भी हैं स्रोतों में। WHO का एक सर्वे है। हाँ, और वो आंकड़ा वाकई चिंताजनक है। सर्वे बताता है कि दुनिया भर में 14 से 19 साल के करीब 20% टीनेजर्स को अपनी जिंदगी में कभी न कभी कोई न कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। 20%, यानी हर 5 में से एक। हाँ, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी यानी चिंता, या डिप्रेशन यानी अवसाद। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये आंकड़ा यही बताता है कि अगर कोई छात्र ऐसा महसूस कर रहा है तो वो अकेला नहीं है। ये एक आम बात है और इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा, अच्छी बात यह है कि अब इस पर खुलकर बात हो रही है, जागरूकता आ रही है। और इसी जागरूकता के साथ इन स्रोतों में छात्रों के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए गए हैं, रोज की जिंदगी में अपनाने लायक। हाँ, छोटी छोटी आदतें जो बड़ा बदलाव ला सकती हैं। चलिए उन पर बात करते हैं। पहला सुझाव, अपनी भावनाओं को दबाओ मत। अगर परेशान हो,
दुखी हो, तनाव में हो, तो किसी भरोसेमंद दोस्त, घर में किसी से या टीचर से बात करो। सिर्फ कह देने से मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा सुझाव है कि रोज कम से कम 15 मिनट किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए निकालो जिससे शांति मिले, खुशी मिले। जैसे ध्यान करना, गहरी सांसें लेना, म्यूजिक सुनना, थोड़ी देर टहलना या कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद हो। ये छोटा सा ब्रेक भी दिमाग को रिचार्ज कर देता है। तीसरा सुझाव आज के डिजिटल दौर के लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया से नियमित ब्रेक लो। हाँ, सोशल मीडिया डिटॉक्स। शायद दिन में कुछ घंटे फोन बंद रख दिया या हफ्ते में एक दिन सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर। हाँ, क्योंकि जैसा हमने कहा, सोशल मीडिया पे लगातार तुलना और जानकारी का बोझ थका देता है। स्रोत कहते हैं कि ये ब्रेक हमें असल दुनिया से जुड़ने और अपने विचारों को शांत करने का मौका देता है। चौथा सुझाव है, नींद पूरी लो। ये तो अक्सर इग्नोर हो जाता है, खासकर एग्जाम टाइम में बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं। लेकिन स्रोत जोर देते हैं कि 7-8 घंटे की अच्छी नींद फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। नींद कम होगी तो कंसंट्रेशन घटेगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और स्ट्रेस झेलने की ताकत कम होगी। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी सुझाव, अगर लगे कि प्रॉब्लम बढ़ गई है, अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है, तो मदद लेने में हिचकिचाओ मत। बिल्कुल भी नहीं। स्कूल काउंसलर, टीचर, डॉक्टर या कोई भी भरोसेमंद बड़ा प्रोफेशनल हेल्प लेना समझदारी है, कमजोरी नहीं। ये सारे सुझाव बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी हैं। अच्छा, अब थोड़ा वापस EQ पर आते हैं, देखते हैं कि ये असल जिंदगी में काम कैसे करता है। स्रोतों में एक सिचुएशन दी गई है। हाँ, वो पेन वाला उदाहरण है ना। हाँ, वही। मान लीजिए कल आपका इम्तिहान है, आप खुद भी थोड़े टेंशन में हैं। तभी आपका दोस्त आता है घबराया हुआ, उसका लकी पेन खो गया है जिससे वो हमेशा एग्जाम देता है। टिपिकल सिचुएशन है। अब यहाँ एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान क्या करेगा? हाँ, यहाँ कई तरह से रिएक्ट किया जा सकता है। कोई शायद चिढ़कर कह दे, यार मुझे अपनी टेंशन है, तू पेन लेके आ गया। हाँ, या इग्नोर कर दे। लेकिन एक EQ वाला व्यक्ति क्या करेगा? वो पहले दोस्त की परेशानी समझेगा, उसकी घबराहट महसूस करेगा। ये हुई सहानुभूति, एम्पैथी। ठीक है। पर वो यहीं रुकेगा नहीं, वो अपनी चिंता के बावजूद सिचुएशन को संभालेगा। शायद कहेगा, अरे टेंशन मत ले, ये मेरा एक्स्ट्रा पेन है, तू रख ले, हम दोनों अच्छा करेंगे कल। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ मदद करना ही नहीं है, इसमें और भी कुछ है। हाँ बिल्कुल, इस एक रिएक्शन में EQ के कई पहलू दिखते हैं। पहला, सहानुभूति, दोस्त की फीलिंग समझना। दूसरा, सोशल स्किल्स, उसे दिलासा देना, मदद ऑफर करना। तीसरा, सेल्फ रेगुलेशन, अपने खुद के स्ट्रेस को कंट्रोल में रखते हुए शांत रहना और सही फैसला लेना। और चौथा, सेल्फ अवेयरनेस, ये समझना कि इस वक्त दोस्त को मदद की जरूरत है, भले ही आप खुद प्रेशर में हो। वाह, ये चारों चीजें मिलकर इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती हैं। एग्जैक्टली। ये विश्लेषण तो कमाल का है। मतलब EQ सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा बनना नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में भी असरदार तरीके से सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने की काबिलियत है। सही कहा। ये हमें बेहतर दोस्त, बेहतर स्टूडेंट और आगे चलकर बेहतर कलीग, बेहतर इंसान बनाता है। ये वो काबिलियत है जो हमें मुश्किल सामाजिक स्थितियों को समझने और उनमें सही रास्ता निकालने में मदद करती है, हमारे रिश्ते मजबूत करती है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? हमने EQ को समझा, मेंटल हेल्थ के मिथकों पर बात की, जागरूकता और स्कूल के प्रोग्राम्स का जिक्र किया, रिया की कहानी और फोन एनालॉजीज जैसे उदाहरण देखे और प्रैक्टिकल टिप्स भी डिस्कस किए। हाँ, मोटा मोटा सार यही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एकेडमिक या करियर में सफलता के लिए सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, बल्कि ये जिंदगी में टिके रहने यानी रेजिलियंस, संतुलन और ओवरऑल खुशी यानी वेलबींग की बुनियाद है। ये ऐसे स्किल्स हैं जो सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी काम आते हैं। अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीखना उतना ही जरूरी है जितना कोई सब्जेक्ट सीखना। और जैसा कि स्रोतों से पता चलता है, अच्छी बात यह है कि माहौल बदल रहा है, जागरूकता बढ़ रही है, स्कूल मदद कर रहे हैं और साधन बढ़ रहे हैं। ये एक उम्मीद की बात है। हाँ बिल्कुल। और आखिर में स्रोतों से ही जुड़ा एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। आज की दुनिया कितनी तेजी से डिजिटल हो रही है ना? हम स्क्रीन के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं, पहले से कहीं ज्यादा। लेकिन क्या इस बढ़ती डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ अपनी और दूसरों की असली मानवीय भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता यानी हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या वो पहले से ज्यादा जरूरी नहीं हो गई है? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। हाँ, कि कहीं टेक्नोलॉजी हमें इंसानी जज्बातों से दूर तो नहीं कर रही?
और ऐसे में EQ की क्या अहमियत है, इस पर विचार किया जा सकता है।